गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। अब उपलब्धि परीक्षण हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों प्रकार का ज्ञान तथा कौशल प्राप्त करता है। इस ज्ञान तथा कौशल में कितनी दक्षता व्यक्ति ने प्राप्त की है, इसका पता उस ज्ञान तथा कौशल के उपलब्धि परीक्षण से ही चलता है। विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में अनेकों प्रकार के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। समान मानसिक योग्यता से संपन्न न होने के कारण वे समय की एक ही अवधि में विभिन्न विषयों तथा कुशलताओं में विभिन्न सीमाओं तक प्रगति करते हैं। उनकी इसी प्रगति, प्राप्ति या उपलब्धि का मापन या मूल्यांकन करने के लिए उपलब्धि परीक्षाओं की व्यवस्था की गई है कि कितना उन्होंने कौशल प्राप्त किया, कितनी दक्षता आ गई है किसी भी व्यक्ति में, तो उसकी जांच करने के लिए हम उपलब्धि परीक्षण करते हैं। अब है उपलब्धि परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। उपलब्धि परीक्षाएं वे परीक्षाएं हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षाओं के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं। तो वो किस आधार पर हैं, वो परिभाषाएं हम देखते हैं। पहली परिभाषा है प्रेसी, रॉबिन्सन व हार्कस के अनुसार उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है। दूसरी है गैरिसन व अन्य के अनुसार उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। फिर आता है थॉर्नडाइक व हैगन के अनुसार जब हम उपलब्धि परीक्षा का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा। तो वही हमारा उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अब उपलब्धि परीक्षण हम क्यों करते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं? उपलब्धि परीक्षण ज्ञान तथा कौशल के मापने के लिए होती है। अब इसीलिए विद्यालयों से इसका सीधा संबंध होता है। इसकी विशेषताएं हम देखेंगे, निम्न प्रकार की हैं। उपलब्धि परीक्षण दी हुई ज्ञान तथा कौशल का मापन कहलाता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा ज्ञान या उपलब्धि की लब्धि ज्ञात की जाती है। उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों की रचना, उपलब्धि की मात्रा की गणना तथा व्यक्ति की प्रगति की मात्रा का मापन करने के लिए की जाती है। उपलब्धि परीक्षण से वर्तमान प्रगति का पता चलता है। विषयों की भिन्नता के अनुसार अलग अलग परीक्षण बनाए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण में अर्जित ज्ञान का मापन उसका साध्य होता है। उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की उपलब्धि की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो उपलब्धि परीक्षण की हैं। अब है उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। साधारणतः वर्ष के अंत में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिए उपलब्धि परीक्षाओं का आयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। बालकों की उपलब्धि से सामान्य स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बालकों को पढ़ाए जाने वाले विद्यालय विषयों में उनकी ज्ञान की सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है। बालकों की विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं में
वास्तविक स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो उद्देश्य ये इसके होंगे उपलब्धि परीक्षण के, और उद्देश्यों की दृष्टि से बालकों को पढ़ने लिखने के सामान्य कुशलताओं में गति तथा श्रेष्ठता को निश्चित करने के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति की और बालकों की प्रगति की जानकारी करने के लिए किया जाता है। बालकों को ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करने तथा उनका निवारण करने के लिए क्रमों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। शिक्षक के शिक्षण तथा अध्ययन की सफलता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिनके लिए हम उपलब्धि परीक्षण करते हैं। लेकिन उपलब्धि परीक्षण हम कितने प्रकार से करते हैं, कौन कौन से उपलब्धि के परीक्षण हैं, वो हम देखेंगे। डगलस एवं हॉलैंड ने के अनुसार उपलब्धि परीक्षण के निम्न प्रकार हैं: प्रमापित परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो इतने सारे ये हमारे परीक्षण हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रमापित परीक्षण। प्रमापित परीक्षण आधुनिक युग की एक देन है, जिनके अर्थ को स्पष्ट करते हुए थॉर्नडाइक व हेगन ने कहा है कि प्रमाणित परीक्षण का अभिप्राय केवल यह है कि सब छात्र समान निर्देशों और समय की सीमाओं के अंतर्गत समान प्रश्नों और अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रमाणित परीक्षण के अनुसार उल्लेखनीय तथ्य निम्नलिखित है। इस प्रकार के तथ्य वहाँ प्रमाणित किए जाते हैं। उनमें इनका निर्माण एक विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूहों द्वारा किया जाता है। प्रमाणीकृत परीक्षण का इसका निर्माण परीक्षण निर्माण के निश्चित नियमों तथा सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। अब है इनका निर्माण विभिन्न कक्षाओं तथा विषयों के लिए किया जाता है। एक कक्षा तथा एक विषय के लिए अनेक प्रकार के परीक्षण होते हैं। जिस कक्षा के लिए जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है, उनको विभिन्न स्थानों पर उसी कक्षा के सैकड़ों हजारों बालकों पर प्रयोग करके निर्दोष बनाया जाता है या प्रमाणित किया जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रमाण हैं वो हम देखते हैं निर्माण के समय में। अब निर्माण के समय जो इनमें प्रश्न हैं, प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अनुभवों के आधार पर उनकी संख्या में काफ़ी कमी कर दी है। इनमें दिए हुए प्रश्नों को निश्चित निर्देशों के अनुसार निश्चित समय के अंतर्गत करना पड़ता है। मूल्यांकन या अंक प्रदान करने के लिए भी निर्देश होते हैं। इनका प्रकाशन किसी संस्था या व्यापारिक फर्म के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण परिषद है, जामिया मिलिया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इत्यादि ने इनको प्रकाशित किया है। अब है जो शिक्षक निर्मित परीक्षण है।
शिक्षक निर्मित परीक्षण आत्मनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से शिक्षकों द्वारा सभी विषयों पर परीक्षणों का निर्माण किया जाता है तथा कुछ समय पूर्व तक इन परीक्षणों का रूप आत्मनिष्ठ था। भारत में अब भी इसी प्रकार के परीक्षणों का प्रचलन है। यद्यपि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण की दिशा में सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। सब शिक्षकों में परीक्षणों के लिए प्रश्नों का निर्माण करने की समान योग्यता नहीं होती है। अतः एक ही शिक्षक एक ही विषय पर दो शिक्षकों द्वारा निर्मित प्रश्नों के स्तरों में अंतर हो सकता है। इसलिए शिक्षक निर्मित परीक्षणों को विश्वसनीय नहीं माना जाता है। एलिस ने कहा है कि शिक्षक निर्मित परीक्षण में बधा कम विश्वसनीयता होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण है वो शिक्षक अपने हिसाब से अपना पढ़ाया गया जो विषय है उसके हिसाब से वो प्रश्न पत्र तैयार करता है कि बच्चों की जांच उसे किस आधार पर करनी होगी। अब यहाँ पर हम तुलना कर सकते हैं कि प्रमापित एवं शिक्षक निर्मित परीक्षण की तुलना थार्नडाइक एवं हेगन के प्रमापित परीक्षण को शिक्षक निर्मित परीक्षण से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित दो तथ्य प्रस्तुत किए हैं। प्रमापित परीक्षण की संपूर्ण देश के किसी भी विद्यालय की किसी भी कक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रमाणीकृत जो परीक्षण है उसका निर्माण किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूह के द्वारा किया जाता है। यहाँ हमने देखा था कि प्रमाणीकृत परीक्षण को संपूर्ण देश के किसी भी विद्यालय की किसी भी कक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है और इसमें जो शिक्षक निर्मित परीक्षण है उसका निर्माण अध्यापक के द्वारा अकेले तथा किसी की सहायता के बिना किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये शिक्षक निर्मित होता है। अब है प्रमाणीकृत परीक्षण। प्रमाणीकृत परीक्षण जो है उसका प्रयोग की जाने वाली परीक्षा सामग्री का व्यापक रूप से पहले ही परीक्षण कर लिया जाता है, लेकिन शिक्षक निर्मित परीक्षण में इस प्रकार का कोई परीक्षण नहीं किया जाता है। प्रमापित परीक्षण के में बहुत कुछ विश्वसनीयता होती है, लेकिन शिक्षक निर्मित परीक्षण में कम विश्वसनीयता होती है। इस संबंध में थॉर्नडाइक व हेगन की सलाह है कि प्रमापित परीक्षणों का ही विश्वास किया जाना चाहिए। प्रमाणीकृत परीक्षणों का ही विकास किया जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे प्रमाणीकृत के बाद कुछ जो लेखक हैं उन्होंने प्रमाणीकृत परीक्षण को शिक्षक निर्मित परीक्षण से निम्नतर सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए हैं, जो कि निम्न है। जैसे प्रमाणीकृत परीक्षण के निर्माण के लिए बहुत समय लगता है, धन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन शिक्षक निर्मित परीक्षण के लिए अति अल्प समय तथा धन काफी है। अब यहाँ प्रमाणीकृत परीक्षण इस बात का मूल्यांकन नहीं कर सकता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा सकता है, क्या पढ़ाया जाना चाहिए
लेकिन लेकिन हम ये देखते हैं कि शिक्षक द्वारा जो निर्मित परीक्षण है, उसके लिए इन बातों का मूल्यांकन कर सकता है। अगला आता है प्रमाणीकृत परीक्षण। शिक्षक परीक्षण शैक्षिक लक्ष्यों का अनुमान लगाने में असफल रहता है, लेकिन शिक्षक निर्मित परीक्षण इन लक्ष्यों का मापन कर सकता है। प्रमाणित परीक्षण अल्प अध्या- अध्यापक की शैक्षिक सफलता तथा छात्रों की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करने में सफल नहीं होता, लेकिन शिक्षण निर्मित परीक्षण देते हैं। तो अतः हम उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप अनेक लेखक प्रमाणित परीक्षण को शिक्षक निर्मित परीक्षण से निम्नतर स्थान देते हैं। आज इन परिस्थितियों में हमारे विद्यालय कार्य कर रहे हैं, उन पर विचार करके तो यही कहना उचित जान पड़ता है कि शिक्षक निर्मित परीक्षणों का प्रयोग ही अधिक लाभकारी है। प्रमाणित परीक्षणों के प्रयोग में तीन विशेष आपत्तियां हमारे सामने आती हैं। उनको यदि हम देखें तो उनको काफी धन व्यय करके ही प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन धन व्यय करने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि वे उचित समय पर उपलब्ध हो। विद्यालय तथा छात्रों की विद्यालय स्थानीय वस्तुओं को केवल शिक्षक निर्मित परीक्षण ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रमाणीकृत परीक्षण नहीं। प्रमाणीकृत परीक्षण का भले ही सर्वोत्तम विधि से निर्माण किया गया हो, पर यह आवश्यक नहीं है कि उनमें एक विशेष अध्यापक या एक विशेष विद्यालय के सभी समूहों महत्वपूर्ण लक्ष्यों पेश हो गया है। तो यहाँ पर हम यह भी देख रहे हैं कि जो प्रमाणीकृत परीक्षण है वो सर्वोत्तम तो है, लेकिन वो धन व्यय भी है और समय भी अधिक लगता है, लेकिन वो जो लक्ष्य हैं हमारे, उन सभी को पूरा करने में सफल होता है। अब जो बात है कि शैक्षिक जो हमारे परीक्षण हैं मौखिक रूप से, वो किस तरीके से हम देखते हैं कि एक समय ऐसा था जब विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में मौखिक परीक्षाओं की प्रधानता थी, लेकिन आधुनिक युग में लिखित परीक्षाओं का प्रचलन होने के कारण इनका मुख्य जो महत्व है बहुत कम हो गया है। फिर भी प्राथमिक कक्षाओं तथा उच्च कक्षाओं में विज्ञान के विषय हैं, उनमें प्रयोगात्मक परीक्षाओं व वाइवा के रूप में अब भी इसका अस्तित्व शेष है। मौखिक परीक्षा का मूल्यांकन करते हुए राइट स्टोन ने कहा है कि मौखिक परीक्षा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, पर छात्रों को उन अंक प्रदान करने अंक प्रदान करने के लिए हम इस तरीके के जो व्यवस्था है उनको देखते हैं, तो इसका अस्तित्व अभी बचा हुआ है, हम ये कह सकते हैं। तो उसके लिए हम निम्न साधन अपनाते हैं, जिस इसका महत्व केवल निदानात्मक साधन के रूप में और उन परिस्थितियों में है जिनमें लिखित परीक्षाओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हम मौखिक परीक्षा वहीं लेते हैं जहाँ पर हमें और कोई साधन दिखाई नहीं देता, तो हम इस समय में अपनी
मौखिक परीक्षा भी ले सकते हैं और मौखिक परीक्षा के अलावा लिखित परीक्षाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम निदानात्मक परीक्षण की बात करें तो निदानात्मक परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है। इन्हें शिक्षक बनाता है। इनमें प्रश्नों का उत्तर निबंध के रूप में देना पड़ता है, इसलिए इनको निबंधात्मक परीक्षण कहा गया है। हमारे देश में मात्र निबंधात्मक परीक्षा का ही प्रचलन है। इस परीक्षा प्रणाली में छात्रों को कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं, जिनके उत्तर उनको निर्धारित समय में लिखने पड़ते हैं। तो हम यहाँ यही बात कर रहे हैं कि जो भी परीक्षा प्रणाली है उसमें छात्रों को कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं, जिनके द्वारा उत्तर उनको निर्धारित समय में लिखने होते हैं। अब हमारे जो निबंधात्मक परीक्षा के गुण हैं और विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की हैं। तो निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में उत्तम गुणों का इतनी बहुतायत है कि वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी इसकी लोकप्रियता में कोई विशेष न्यूनता दिखाई नहीं पड़ती। इस प्रणाली के उल्लेखनीय गुण हैं वो क्या है। निबंधात्मक परीक्षण की जो प्रणाली है यह सब विषयों के लिए उपयोगी है। कैसे कि यह प्रणाली विद्यालय के सब विषयों के लिए उपयोगी है। इस तरह के एक ही विषय पर संकेत नहीं किया जा सकता। इसके लिए इस प्रणाली का लाभप्रद ढंग से प्रयोग किया जा सके। तो फिर लाभप्रद जो ढंग है वो हमारा क्या हो सकता है, हम वो देख सकते हैं। तो फिर क्योंकि वो सब विषयों पर इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि इसमें उत्तर एवं भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता है। इस प्रणाली में बालकों को प्रश्नों के उत्तर देने तथा उनके संबंध में अपने भावों का प्रकाशन करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करती है। इन दोनों बातों में उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। जहां हम देखते हैं कि एक ही लाइन में आंसर दें तो वो कैसे दे पाएंगे, यहाँ निबंधात्मक में वो आराम से स्वतंत्र है अपने उत्तर को देने के लिए। फिर है यह शिक्षक की सुगमता प्रदान करते हैं। यह प्रणाली शिक्षक के लिए भी अत्यधिक सुगम होती है, क्योंकि वह प्रश्नों की रचना थोड़े ही समय में बिना किसी विशेष प्रयास के कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वह उनको बोल सकता है या शाम पट पर लिख भी सकता है। तो इस तरीके से जो शिक्षक का सुगमता है वो भी इन प्रश्नों से बनी रहती है। यह बालकों को सुगमता प्रदान करती है। जो भी बालक है वो उनके लिए भी सुगमता है। तो फिर यह प्रणाली बालकों के लिए भी सुगम होती है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई विशेष निर्देश नहीं होते जिनको समझने में उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। यह बालकों के तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा भी करती है। यह प्रणाली का प्रयोग करके बालकों के तथ्यात्मक ज्ञान की बहुत अधिक सरलता से परीक्षा ली जा सकती है। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि जो बालक है, बालक की विभिन्न योग्यताओं की परीक्षा करती है। इस परीक्षा का प्रयोग करके जो तथ्य है बालक की योग्यता प्रयोग करके इसमें हम ये देखते हैं कि बालकों के ज्ञान जो है वो तथ्यात्मक ज्ञान की अधिकता सरलता से परीक्षा ली जा सकती है। हम कभी कभी
इस ज्ञान को देखते हैं कि कोई यह ज्ञान वास्तविक रूप का ज्ञान कराती है। तो यह प्रणाली शिक्षक के बालकों की प्रगति और वास्तविक जो ज्ञान है उसे प्रदान करती है। अगला है जो निबंध परीक्षण है, उसमें दोष भी है। इसमें अंकों में विविधता होती है। इस प्रणाली में प्रदान किए जाने वाले अंकों में विविधता पाई जाती है। इस संबंध में अनेकों अध्ययन किए गए हैं। उदाहरणार्थ स्टार्च एवं ईलिट ने बताया है कि जब 142 शिक्षकों द्वारा अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका की जांच की गई तो उनके द्वारा किए गए अंक 50 और 95 के बीच में ही थे। तो इस तरीके से इसमें विश्वसनीयता का भी अभाव रहता है। इस प्रणाली में जो अंक प्रदान किए जाते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि अगर एक छात्र की एक ही उत्तर पुस्तिका को 2 परीक्षक जांचते हैं या एक ही शिक्षक कुछ समय व्यतीत करने होने के बाद जांचता है, तो फिर परीक्षा को विश्वसनीय तभी कहा जा सकता है जब छात्र को अपने उत्तरों के लिए हमेशा समान अंक प्राप्त हो और बालक का अध्यात्मक परीक्षा प्रणाली को इस दृष्टिकोण से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर विश्वसनीयता का अभाव रहता है। अब हम अगला जो देखते हैं, यह सीमित प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रणाली का सबसे प्रिय दोष यह है कि वह विषय का सीमित प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ यह होता है कि इसमें संपूर्ण विषय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। विषय के अनेक भाग होते हैं जिस पर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। प्रणाली का इस निर्बलता से व्यापार उठाकर, उसका लाभ उठाकर छात्र थोड़े से प्रश्नों का चुनाव करके रट लेते हैं। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि प्रणाली को इस निर्बलता के उठाकर लाभ उठाकर छात्र थोड़े से प्रश्नों का चुनाव करके रट रट लेते हैं। इस निर्बलता का मुख्य कारण है प्रश्नों की सीमित सीमा। 5 या 10 प्रश्न संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अब हम यहाँ सीमित प्रतिनिधित्व की बात करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो वैधता का अभाव भी होता है। इस प्रणाली में वैधता का स्पष्ट अभाव होता है। वैधता का अर्थ है कि परीक्षा उन गुणों, तथ्यों, कुशलताओं की जांच करे जिसकी जांच करना उनका ध्येय होता है। कुशलताओं की जांच करें और फिर अनेक अध्ययनों द्वारा भी यह सिद्ध किया गया है कि निबंधात्मक परीक्षा वास्तव में विषय के ज्ञान की जांच न करके बालकों की भाषा, लेखन शक्ति इत्यादि की जांच करती है। अब यहाँ हम वैधता के अभाव के कारण इसमें भविष्यवाणी का भी अभाव रहता है। इस प्रणाली के परिणामों के आधार पर छात्रों के भविष्य के संबंध में किसी प्रकार का निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकता। इसका कारण यह है कि
अंकों की प्राप्ति, रटने की परीक्षा, रटने की शक्ति, लेखन शक्ति, अभिव्यंजना, सुलेख, उपयुक्त भाषा एवं उपयोग, संयोग पर किया संयोग पर निर्भर रहती है। तो यहाँ भविष्यवाणी का भी अभाव होता है। हम कह नहीं सकते कि कौन व्यक्ति कितना अच्छा कर सके। इसमें आत्मनिष्ठा होती है। इस प्रणाली में आत्मनिष्ठा की प्रधानता पाई जाती है, जबकि अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक होता है। कुछ परीक्षक स्वयं होने के कारण कुछ जो परीक्षक है वो सहृदय होने के कारण अधिक अच्छे अंक प्रदान करते हैं, कुछ कठोर होने के कारण कम अंक देते हैं, कुछ आलसी और लापरवाह होने के कारण उत्तरों को पढ़ते ही नहीं है बल्कि अव्यवस्थित ढंग से अंक प्रदान करते हैं। इन सब कारणों में के फलस्वरूप इस प्रणाली में आत्मनिष्ठा की मात्रा अधिक मिलती है। अगला है इसमें अंकन में अधिक समय लगता है। जब भी हम अंकन करते हैं तो इसमें अधिक समय लगता है। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रणाली में छात्रों द्वारा दिए जाने वाले उत्तर काफी लंबे होते हैं। उनको अच्छी तरह से पढ़कर ही उनका उचित ढंग से मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके लिए न केवल अधिक समय और अधिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। स्टॉलनकर ने कहा है कि अच्छी तरह से लिखे गए निबंधात्मक प्रश्न का ठीक मूल्यांकन दीर्घकालीन और कठिन कार्य है और इसे उचित प्रकार से करने के लिए बुद्धि, परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम निबंधात्मक प्रश्नों को लिखना शुरू करते हैं तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। आराम आराम से अधिक परिश्रम करके धैर्य रखकर उनकी परीक्षा ली जा सकती है। अब आते हैं हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम ये समझते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का विकास करने का सराहनीय कार्य J.M. राइस का है। उसने इन परीक्षणों की रचना, प्रयोग और अंकन इत्यादि के संबंध में अनेकों मौलिक कार्य किए। उसके कार्यों के प्रोत्साहित होकर स्टार्च व इलियट ने अनेक अध्ययन करके इन परीक्षणों की उपयोगिता को सिद्ध किया है। फलस्वरूप इनके प्रयोग पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा है। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है वह परीक्षा है जिनमें विभिन्न परीक्षक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के बाद अंकों के संबंध में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष क्या है? या समान उत्तरों के लिए अंक देना प्रदान करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में समान उत्तरों के लिए समान अंक दिए जाते हैं। गुड का कहना है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा साधारणतः सत्य असत्य उत्तर, बहुसंख्यक चुनाव, मिलान या पूरक प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होती है, जिसके सही उत्तरों का तालिका की सहायता से अंकन किया जाता है। यदि कोई तालिका के विपरीत होता है तो उसे गलत माना जाता है। तो इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा में इस प्रकार के साधारण जो प्रश्न हैं वो ही बताए जाते हैं।
अब वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है, परीक्षणों के प्रकार क्या-क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकार हैं सरल पुनः स्मरण टेस्ट। इस टेस्ट के अंतर्गत परीक्षार्थी को प्रश्नों के उत्तर स्वयं स्मरण करके लिखने पड़ते हैं, यानी कि उसे याद करके लिखना पड़ता है कि किस तरीके का इसका उत्तर था। फिर है सत्य असत्य का टेस्ट। इस टेस्ट के अंतर्गत परीक्षार्थी को सत्य और असत्य के उत्तर देने पड़ते हैं। तो कैसे इन उत्तरों को दिया जाए वो हमें यहाँ देखना पड़ता है, वहाँ सोचना पड़ेगा कि ये सत्य है या असत्य है। तो इस प्रकार का भी परीक्षण बहु वस्तुनिष्ठ होता है। फिर बहुसंख्यक चुनाव टेस्ट। बहुसंख्यक में इस टेस्ट के अंतर्गत परीक्षार्थी को दिए हुए अनेक उत्तरों में से सही उत्तर का चुनाव करना पड़ता है कि सही उत्तर किस प्रकार से चुना जाए, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिए हुए रहते हैं ए बी सी डी क ख ग घ, तो उनमें से कौन सा सही है ये हमें बहुसंख्यक चुनाव टेस्ट में चुनना पड़ता है। अब इसके आधार पर ही हमें मिलान टेस्ट में हम ये देखते हैं कि इस टेस्ट के अंतर्गत परीक्षार्थी को दो पदों में मिलान करके कोष्ठक में सही पद लिखना पड़ता है। इस मिलान टेस्ट में दो कॉलम बनाए जाते हैं, एक तरफ कुछ शब्द लिख दिए जाते हैं, फिर उसका किस तरीके का क्या उत्तर होगा, क्या उसका अर्थ है, क्या उसका उत्तर है, तो फिर वहाँ पर उन्हें मिलान करना पड़ता है कि ए का डी उत्तर है या बी का सी उत्तर है, ए का अ, बी उत्तर है, इस तरीके से मिलान करने पड़ते हैं। तो वो मिलान टेस्ट कहलाता है और वहाँ पर भी आपको एक ही ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो इस तरीके से वहाँ मिलान हो जाता है। अब इसमें पूरक टेस्ट भी होता है। इस टेस्ट के अंतर्गत परीक्षार्थी को वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस तरीके के रिक्त स्थान दिए हुए होते हैं, तो वहाँ पर हमें ये देखकर भरना होता है कि कभी-कभी तो वो ऑप्शन दे देते हैं कि इन 2 में से कौन-सा सही है जो रिक्त स्थान में आएगा, और कभी-कभी वो ऑप्शन नहीं भी देते हैं, तो आपको खुद ही वहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी पड़ती है। तो इस तरीके से जो हमने देखा कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण हैं, वो हमारे इतने 4-5 प्रकार के हमने अभी देखे। तो इन्हीं टेस्टों के अंतर्गत हम वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को ले सकते हैं। तो अध्यापक अपना जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र बनाएगा, तो वह इस आधार पर भी बना सकता है। और यदि वो निबंधात्मक बनाएगा, तो उसमें निबंधात्मक प्रश्न दे सकता है। निबंधात्मक प्रश्नों में बच्चा आराम से अपने स्वतंत्रता पूर्वक आंसर लिख सकता है। और हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते हैं, तो इसमें अपने ही जो सही उत्तर है वो लिखेगा और सही उत्तर का सही आंसर ही होगा। तो इसमें जांच करने में भी जो शिक्षक है उसे इतनी परेशानी नहीं होती है, वो भी अपनी जांच आराम से कर लेता है। तो इसके अनुसार ही हमारा ये उपलब्धि परीक्षण का निर्माण है, वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ ये उपलब्धि परीक्षण का जो विषय था, वो समाप्त होता है। हमने यहाँ विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन किया है। अब इसके महत्वपूर्ण बहुत सारे लिंक हैं, जिनके आधार पर आप भी इन उपलब्धि परीक्षण का जो निर्माण है, किस-किस आधार पर होता है, ये आप और अधिक पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस विषय के अंत में बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ दिए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। पहला है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना, समंकन योजना तैयार करना।
तो इसी आधार पर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अ, उपलब्धि परीक्षण निर्माण नहीं, कौन-सा चरण नहीं है। छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, ये हाँ, सही उत्तर है। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी या प्रायोगिक परीक्षा। इसका सही उत्तर है अभिवृत्ति मापनी। अब है दूसरा, निदानात्मक परीक्षण में महत्व दिया जाता है सही उत्तरों को, गलत उत्तरों को, दोनों प्रकार के उत्तरों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ निदानात्मक परीक्षण में गलत उत्तरों को महत्व दिया जाता है। ये इसका सही उत्तर हुआ। अब है अध्यापक द्वारा निर्मित उपलब्धि परीक्षण का प्रकार नहीं है। निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, दक्षता परीक्षण। अब इसका सही उत्तर है दक्षता परीक्षण। अब अगला जो प्रश्न है, यदि एक परीक्षण का कोई कई बार उत्तर के लिए दिया जाए तो भी उसके परिणामों के में एक रूपता बनी रहती है, वो क्या कहलाती है? वैधता कहलाती है। यदि एक परीक्षण की कई बार उत्तर के लिए दिया जाए तो भी उसके परिणामों के में एक रूपता बनी रहती है, वो कहलाती है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर विभेदीकरण। इसका सही उत्तर है विश्वसनीयता। अगला प्रश्न आता है उपलब्धि परीक्षण के बारे में सही नहीं है। यह मूल्यांकन का स्वरूप है। उपलब्धि परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया का अंग है, किसी विषय विशेष की योग्यता का मापन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपलब्धि परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। किस प्रकार के दोष है? यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? अवैधता, अविश्वसनीयता, वैधता, अवस्तुनिष्ठता। यहाँ है इसका सही उत्तर वैधता। इसका मतलब निम्नलिखित में से वैधता जो है वो एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। अब है नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र की तैयारी करना आवश्यक है? पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाठ्यक्रम, प्रश्नों के प्रकार। इसका सही उत्तर है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट की तैयारी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न। प्रश्न पत्र की व्यापकता बढ़ाने के लिए तथा अंकन के में 100% लाने के लिए किन प्रश्नों का निर्माण किया जाता है? रचनात्मक लेखन, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या दोनों? सेकंड वाला और थर्ड वाला दोनों। इसका सही उत्तर है सेकंड और थर्ड, यानी अति लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों को दिया जा सकता है, दोनों का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे इस विषय से संबंधित जो प्रश्न थे
वो समाप्त होते हैं। हमने आज उपलब्धि परीक्षण का निर्माण के संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हम जो अगला विषय लेंगे वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।